हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का नागरिकता संशोधन। टॉपिक को पढ़ने से पहले एक दो बातों पर आपका मैं ध्यान चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी विचारधाराएँ समाज में तैर रही हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों के भी बातचीत में आपको बहुत से प्रकार के तर्क, कुतर्क और वाद विवाद आपको देखने को मिले होंगे। लेकिन इस क्लास का पर्पज़ पूरी तरीके से एजुकेशनल होगा और हम इसके असली पहलू को पहचानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, क्या प्रावधान किए गए हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या विपक्ष में तर्क हो सकते हैं और फिर सरकार की तरफ से क्या पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, उन पर एक नज़रिया डेवलप करेंगे ताकि जो हमारे एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से प्री और मेंस में क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो इस क्लास का उद्देश्य पूरी तरीके से आपकी समझ को विकसित करना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अगर ये संशोधन अधिनियम है, इसका मतलब है कि इसके पहले कोई अधिनियम रहा होगा। तो पीछे की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि नागरिकता से संबंधित सबसे पहला जो अधिनियम है वो है नागरिकता अधिनियम 1955, और उसी अधिनियम में अब तक जो है कई बार संशोधन किया गया, और जो सबसे नवीनतम संशोधन है वो 2019 में किया गया है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इस संशोधन में की गई जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। तो आपको पता है कि इससे पहले जो है कौन सा एक्ट है, नागरिकता अधिनियम। आपको ये पता होना चाहिए कि सीधे प्रश्न, बहुत सरल सा प्रश्न आ जाता है कभी कभी, आपसे पूछ दिया जाएगा CAA 2019 ने किस अधिनियम में संशोधन किया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है इसने, संशोधन। और ये संशोधन पहली बार नहीं है, अब तक इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं और पीछे की क्लासेस में मैंने आपको वो डिस्कस भी किए हैं। तो 2019 में क्या क्या किए गए हैं, यानी जो अब ये संशोधन जो है किया गया, तो आपका आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या चीज़ें कर दी गई हैं, तो इस पे प्रमुख रूप से 3 बातों पर हम फोकस करेंगे और उसी से पूरा जो ये अमेंडमेंट एक्ट है वो डिस्कस हो जाएगा। क्या 3 चीज़ें इसमें की गई हैं वो आप देखें। सबसे पहली चीज़ जो की गई है वो जो अवैध प्रवासी होते हैं उनकी परिभाषा में थोड़ा सा अंतर किया गया है। कुछ व्यक्तियों को अवैध प्रवासी होने में छूट प्रदान की गई है। तो पहली चीज़ क्या की गई है इसमें कि जो अवैध प्रवासी होते हैं, अवैध प्रवासी की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, परिभाषा में संशोधन। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि पहले अवैध प्रवासी किसको माना जाता था, इलीगल इमिग्रेंट्स किसको माना जाता था, और अब जो है उसमें कुछ व्यक्तियों को किस प्रकार से छूट दी गई है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद में जो इसका उद्देश्य था वो था देशीयकरण, नेचुरलाइजेशंस के द्वारा जो विदेशियों को नागरिकता दी जाती है उसके प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है देशीयकरण। देशीकरण यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्रदान करने में संशोधन, प्रदान करने में संशोधन किया गया। पहले कुछ और विधि थी, अब उसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है लेकिन बहुत छोटी है, वो है OCI कार्ड निरस्त करने में संशोधन हुआ है। संशोधन
आपको पीछे की क्लास में हमने OCI कार्ड को निरस्त करने के तमाम बताए थे ग्राउंड्स, उसमें कुछ ग्राउंड्स में परिवर्तन किया गया है। तो ये 3 चीज़ें CAA 2019 में महत्वपूर्ण हैं। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संशोधन क्यों किए गए हैं और इनसे आगे चल करके क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्यों लोग जो है इसके विपक्ष में जा रहे हैं और पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे ताकि एक बीच का नज़रिया स्टूडेंट होने के नाते हम लोग डेवलप कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवैध परिभाषा में क्या, अवैध जो प्रवासी की परिभाषा है उसमें क्या संशोधन किया गया है। तो CAA 2019 अवैध प्रवासी, इसको सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है क्योंकि 2003 में जो संशोधन किया गया था उसके तहत भारत में देशीयकरण, देखिए देशीयकरण पिछले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ाया था नागरिकता अधिनियम 1955, उसका पार्ट 2 में देशीकरण की विधि से विदेशियों को किस प्रकार से भारतीय नागरिकता मिल जाती है, वो चैप्टर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो अगर उसको आप पूरा पढ़ लेंगे डीपली तो हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा और आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। जल्दी ना मचाइए, 1 घंटे 2 घंटे किसी एक टॉपिक को विधिवत दीजिए, उसको पढ़िए, उसको लिखिए, मनन करिए, तभी वो टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए तैयार होगा और आप तभी जो है सिविल सर्विसेज के प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। झटपट और तेज़ रफ्तार से आप सारे टॉपिक कवर करने के चक्कर में रहेंगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जिस भी टॉपिक को पढ़िए उसको गहराई के साथ कंप्लीट करिए वहीं पर, फिर उसमें कुछ रह नहीं जाना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट करके जाइए। अवैध प्रवासी क्या होते हैं? 2003 से आपको अगर याद होगा पीछे की क्लास तो उसमें हमने बताया था कि 2003 में एक प्रावधान लाया गया कि यदि कोई विदेशी हमारे देश के नागरिक से विवाह करता है तो यदि वो अवैध प्रवासी है, किसी भी स्थिति में कोई भी अगर अवैध प्रवासी है तो फिर उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वो हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है और वो अवैध प्रवासी है तो अवैध प्रवासी को नागरिकता नहीं दी जाती थी। अवैध प्रवासी क्या होता था, क्या सरकार की नज़र में या इस 1955 के एक्ट के हिसाब से अवैध प्रवासी किसको माना गया है वो पहले आप देख लें, फिर हम देखेंगे उसमें परिवर्तन क्या किया गया। अवैध प्रवासी के 2 मायने होते हैं। पहला मतलब होता है कि जो व्यक्ति, देखिए अवैध का मतलब इलीगल तरीके से है। जब भी कोई विदेशी भारत में रहने आता है, टहलने आता है तो वो 2 चीज़ें ज़रूर लेकर के आता है। एक तो वो पासपोर्ट लेकर के आता है और दूसरा वो वीज़ा लेकर के आता है कि किस पर्पज़ से आए, अनुमति पत्र, परमिट आप जिसको बोल सकते हो। व्यवसाय के लिए आया है, टहलने के लिए आया है, पढ़ने के लिए आया है, शोध कार्य के लिए आया है, किस काम के लिए आया है और कितने दिन के लिए आया है, उसकी पूरी अनुमति उसको लेनी पड़ती है। तो अवैध प्रवासी वह व्यक्ति माना जाएगा जो व्यक्ति जो है बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के भारत में या तो रह रहा है या यात्रा कर रहा है। दोनों ही स्थितियों में जो व्यक्ति बिना वैध डॉक्यूमेंट के, वैध दस्तावेज का मतलब है जैसे पासपोर्ट, जैसे वीज़ा, इनके बगैर वैध दस्तावेज के भारत में रहता या यात्रा करता है, अगर वो इस अवस्था में है तो उसे क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी माना जाएगा। दूसरा इसमें कहा गया कि हो सकता है उसके पास ये चीज़ें हों लेकिन इन चीज़ों पर एक डेट मेंशन होती है कि आपको कितने दिन के लिए अनुमति मिली है। तो यदि वैध डॉक्यूमेंट की जो तिथि है, जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है या वैध दस्तावेजों की समय सीमा, अगर आपको 2 महीने के लिए मिला था वीज़ा और आप उससे बाद में भी रह रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो भी आप अवैध माने जाएंगे।
समाप्त हो चुकी है। फिर भी आप यात्रा कर रहे हैं या रह रहे हैं, समाप्त हो चुकी है, अपने घर चले गए हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये होता है अवैध प्रवासी। इसका मतलब है कि जो लोग हमारे देश में, जब देखिए इन सब चीज़ों की बात की जाती है तो कुछ लोग ज़बरदस्ती हमारे देश में घुसते हैं, वो पास पड़ोस के ही होते हैं। जैसे कि बांग्लादेश से आ गया कोई, बर्मा से आ गया, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से। इन देशों से अगर कोई हमारे देश में चोरी छुप के घुस करके आ जाता है और उसके पास ये पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं होता है, परमिट नहीं होता है, तो हम उसको क्या मानते हैं? उसको अवैध प्रवासी मानते हैं। मान लेते हैं कि वो व्यक्ति हमारे देश में रहने लगा, किसी गांव में जाके रहने लगा, जो कि आसान है रहना, इस तरह छुप करके कहीं भी रहने लगा। धीरे धीरे रहते रहते वो काफ़ी दिन हो गए, लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि वो कहाँ से आया, क्या है, और वो मानने लगते हैं कि वो यहीं आसपास का कहीं का रहने वाला है। बाद में वो नागरिकता के लिए आवेदन करके, गलत डॉक्यूमेंट बनवा करके नागरिकता के लिए भी आवेदन कर देते हैं। तो ऐसा कहा गया था कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। सही बात है। अब यहाँ पे संशोधन क्या किया गया है? CAA 2019 में अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन किया गया। अब इसमें किया गया संशोधन। अब संशोधन देखिए, ये पहले का स्थिति है। संशोधन ये किया गया कि अवैध प्रवासी तो यही होंगे, लेकिन इस चीज़ में कुछ लोगों को छूट प्रदान कर दी जाएगी, वह अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। ये अंतर किया गया। तो इसमें संशोधन क्या किया गया है कि कुछ लोगों को अवैध प्रवासी होने से छूट प्रदान की गई है। अवैध प्रवासी होने से छूट प्रदान की गई। ये किया गया संशोधन 2019 में। तो किन लोगों को छूट प्रदान की गई है? उसमें जो है आप लिखेंगे किन लोगों को छूट प्रदान की गई है। उसमें जो है 2 लोग हैं, 2 शर्तें हैं। पहली चीज, यदि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का है, यानी कि यहाँ पर 3 देश बताए गए कि यदि वो व्यक्ति अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, अगर इन 3 देशों से संबंधित है, तथा, यानी सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें दूसरी बात भी है, यदि वह, अब इसमें 6 संप्रदाय, 6 धर्म गिनाए गए। यदि वह हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है और पारसी है, जैन या गैर मुस्लिम आप कह सकते हो। 6 को ले लिया गया है, सिर्फ मुस्लिम ही बचे, समझ लीजिए है। तो अब 6 हो गए टोटल, ये 6 धर्म हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए 3 देश हैं, यहाँ पे 3 देश की बात की जा रही है, 3 देश से संबंधित हो या 6 धर्म संप्रदाय या पंथ से संबंधित हैं। ये इसके साथ में है, यानी तथा शब्द पे आप गौर करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मान लेंगे, ये हो तथा ये हो, तथा यानी कि अभी और एक शर्त है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, एक बात और भी होनी चाहिए, और वो है कि वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, यानी इन 3 देशों के इन 6 धर्मों से संबंधित व्यक्ति अगर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया यदि वे
एक डेट दी गई 31 दिसंबर 2014 को या पहले भारत आ गए, भारत आ गए। अब देखिए 3 बातें कही गई कि ऐसे लोगों को, देखो संशोधन कहा गया कुछ लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। किन लोगों को? यदि वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं। किस धर्म के होने चाहिए? वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन होने चाहिए, मुस्लिम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे लोग, इन 3 देशों से, इन 6 धर्मों के लोग यदि इस तारीख से पहले या इस तारीख तक 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले अगर भारत आ गए हैं, किसी भी तरीके से आए हों, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि वो पासपोर्ट वीज़ा लेकर के आए हों, वो वैध तरीके से आ गए हों चाहे वो अवैध तरीके से आ गए हों, इसमें स्पष्ट है कि इसमें नहीं कहा गया कि वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हों। तो अगर ऐसे लोग भारत में आ गए हैं इस तारीख तक, तो उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये अवैध प्रवासी में परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि इन लोगों को, इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये पहला संशोधन किया गया। अवैध प्रवासी कौन होंगे, कौन नहीं होंगे। तो अब 2 तरीके की यहाँ बातें हो गई हैं कि यदि वो इन 3 देशों से नहीं आए हैं, मान लेते हैं कोई चीन से आया है या श्रीलंका से आया है या इंडोनेशिया से आया है या अन्य किसी देश से आया है, वो अगर भारत में बिना डॉक्यूमेंट्स के आया है तो वो अवैध प्रवासी होगा और उसके साथ वो सभी कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो अवैध प्रवासी के साथ में की जाती हैं। उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर इस शर्त को वो पूरा करता है तो फिर उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और कहा गया कि यदि उसके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई चल रही है जो अवैध प्रवासी होने से या नागरिकता संबंधी कार्रवाई से रिलेटेड है, तो वो तुरंत बंद कर दी जाएगी। यानी कि ये एक्ट आने के बाद में अगर मान लेते हैं कोई इस शर्त वाला आदमी यहाँ पे पकड़ा गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो वो कार्रवाई रोक दी जाएगी, यानी उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा तथा उन पर चल रही अवैध प्रवासी एवं नागरिकता संबंधी कार्रवाई रोक दी जाएगी, कार्रवाई रोक दी जाएगी। जब वो अवैध प्रवासी हैं ही नहीं, तो अगर किसी को पकड़ा गया है बिना डॉक्यूमेंट के तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, यानी वो अवैध प्रवासी अब नहीं है। दोनों चीज़ें आप कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसमें, स्पष्ट आप समझ लीजिए कि 2019 के CAA में पहला जो कार्य किया गया है, ये फर्स्ट काम है कि सबसे पहले कुछ लोगों को छूट प्रदान कर दी गई है कि वो अवैध प्रवासी नहीं होंगे अगर वो 3 देशों से आए हैं और इन 6 धर्मों से संबंधित हैं, तो वो आज की डेट से अवैध प्रवासी नहीं हैं। और अगर उनके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई चल रही है, जब मान लिया पहले पकड़े गए, तो फिर वो कार्रवाई भी रोक दी जाएगी क्योंकि वो अवैध प्रवासी नहीं है। तो पहला ये संशोधन कर दिया गया। इसका अब निहितार्थ क्या है, अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला है कि इन लोगों को नागरिकता देने के रास्ते खुल गए, क्योंकि अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाती थी और इनको जब अवैध प्रवासी माना ही नहीं जाएगा तो इनको नागरिकता दी जा सकती है। तो अब जो है आगे देखिए दूसरा कार्य क्या है। पहला तो ये आपने समझ लिया कि कुछ लोगों को अवैध प्रवासी होने से छूट प्रदान कर दी गई। अब जिन लोगों को छूट प्रदान कर दी गई है, इनको नागरिकता देने के संबंध में कुछ प्रावधान संशोधित किए गए। पुराने जो विधि थी उसमें संशोधन किया गया। तो विधि क्या है? विदेशी लोगों को
नागरिकता देने का क्या तरीका होता है। विदेशी लोगों को नागरिकता देने का जो हमारे एक्ट में लिखा है वो है नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण। तो अब जो CAA में परिवर्तन किया गया है वो किया गया देशीयकरण। देशीकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता देना। नागरिकता देने के प्रावधान में संशोधन, प्रावधान में संशोधन। अब पुराना प्रावधान अगर आपको याद है कि देशीयकरण के द्वारा नागरिकता किस प्रकार दी जाती थी, तो उसमें आपको 5-6 शर्तें हमने बताई थी। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो ऐसे देश का निवासी हो जहाँ भी देशीयकरण से हमारे लोगों को नागरिकता दी जाती हो। दूसरी चीज़ थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि वो कैसे माना जाएगा कि वो देशी हो गया है। तो उसमें कहा गया कि आवेदन करने से पहले वो पिछले 14 वर्ष में 11 वर्ष, सबसे पहले तो ये कहा गया कि आवेदन करने के जस्ट पहले 12 महीने तक वो भारत में रह रहा हो, और इस 12 महीने से और पीछे 14 वर्षों में 11 साल कम से कम वो भारत में रहा हो, तो उसे देशी माना जाएगा और तभी उसे नागरिकता दी जाएगी। अगर वो 11 वर्ष नहीं रहा है तो फिर उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब यहीं पर संशोधन किया गया और उन्हीं लोगों को, जिनको अभी हमने बताया कि 3 देशों से 6 धर्मों के लोग, उन लोगों के लिए ये जो 11 वर्ष वाली शर्त है इसमें ढिलाई दी गई। तो ये संशोधन किया गया, देशीकरण द्वारा नागरिकता देने के प्रावधान में संशोधन। तो सामान्य प्रावधान क्या था पहले उसको देख लें, जो अन्य लोगों के लिए रहेगा। सामान्य प्रावधान, सभी प्रावधान मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको, सभी प्रावधान पीछे चैप्टर में आपको मैं बता चुका हूँ। सिर्फ मैं वो एक बात बताऊँगा यहाँ पे जिसमें परिवर्तन किया गया है। तो सामान्य रूप से क्या है कि सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति देशीकरण से नागरिकता चाहता है तो देशीकरण से नागरिकता की शर्त है। एक शर्त क्या है? आवेदन पूर्व, आवेदन से पहले 12 माह 1 साल निवास, 12 माह भारत में निवास, स्पष्ट लिख लें, भारत में निवास, ये पहली शर्त होती है। दूसरी एक शर्त है कि इसके पहले, यानी इन 12 माह के पहले 14 वर्ष में 11 वर्ष, यानी लगातार 14 वर्ष देखे जाएंगे। इस 12 को छोड़ करके पीछे 14 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसमें से कम 11 वर्ष आप भारत में ही रहे हों, बाकी 3 वर्ष आप कहीं भी रहे हों बीच बीच में, तो उसमें 11 वर्ष आपके टोटल भारत में होने चाहिए। इसके पहले 14 वर्ष में 11 वर्ष भारत में निवास, भारत में निवास, ये होती है शर्त। और ये सामान्य प्रावधान है। सामान्य प्रावधान का मतलब है कि अब भी ये लागू है, अब भी लागू है और अन्य लोगों के लिए लागू रहेगा। जैसे कोई अमेरिकी है, कोई कनाडाई है, वो अगर देशीकरण से हमारे देश की नागरिकता चाहता है तो यही शर्त फॉलो करेगा। अब इसमें किया गया संशोधन, इसी सामान्य प्रावधान में 2019 CAA 2019 संशोधन किया गया। संशोधन करके कुछ लोगों को छूट, कुछ लोगों को छूट देकर 11 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निवास कर दिया गया, कर दिया गया। देखिए बहुत सरलता से आप समझ जाओगे कि ये नॉर्मल है और अब भी है, अन्य लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ये जो 11 वर्ष का सिस्टम था, ये देखिए ये 12 माह तो भी अब भी है,
लेकिन ये जो 11 वर्ष रहने वाला शर्त था कि 14 वर्ष में कितना रहेंगे, 11 वर्ष रहेंगे कम से कम। तो अब CAA जो 2019 है उसमें जो है छूट कर दी गई। वो भी यहाँ पे हमने लिखा कि कुछ लोगों के लिए छूट की गई है, इसका मतलब बाकी सब लोग यही वाला फॉलो करेंगे। कुछ लोगों को छूट कर दी गई और 11 वर्ष की जगह क्या कर दिया गया है, 5 वर्ष निवास कर दिया गया है। तो अब मन में प्रश्न उठा कि ये कुछ लोग कौन हैं, तो ये वही कुछ लोग हैं जो पीछे हमने बताए। तो ये कुछ लोग कौन हैं, ये कुछ लोग वही 3 बातें आपको जाननी है कि 3 देश के कौन से 3 देश, अफगानिस्तान का हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हो, बांग्लादेश का व्यक्ति हो, और 6 धर्म, 3 देश तथा यानी इसके साथ में 6 धर्म का, 6 धर्म में से यानी 6 धर्म में से कोई एक हो। कौन से 6? हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, बौद्ध, जैन तथा, यानी कि सिर्फ अभी इतने से काम नहीं चलेगा, तथा 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले या इससे पूर्व भारत आ गया हो। सीधा सा कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो लोग भी इन 6 धर्मों से रिलेटेड हैं, मुस्लिम नहीं हैं, ये गैर मुस्लिम सभी धर्म हैं, और 31 दिसंबर 2014 तक अगर वो भारत आ गए हैं तो वो अवैध प्रवासी नहीं हैं और उनको 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निवास करना होगा। 11 वर्ष की जगह क्या हो जाएगा, 5 वर्ष निवास करना होगा, उनको छूट दे दी गई। तो अब ये एक्ट तो लाया गया है 2019 में और कहा गया कि डेट ली गई 5 साल पीछे की, ये वाली 31 दिसंबर 2014। जब इसको लागू किया जाएगा तो इस डेट तक जितने लोग आ गए हैं उनके तो 5 साल हो गए, तो इसका मतलब है कि वो नागरिक बन जाएंगे। तो ये किया गया, CAA में देशीकरण द्वारा नागरिकता देने के प्रावधान में संशोधन किया गया और बस इतना सा ही संशोधन है, सिंपल सा। अब इसमें एक अपवाद है, वो भी जान लेंगे साथ में ही कि ये जो प्रावधान है जो लागू किया गया, 3 देशों 6 धर्मों के 31 दिसंबर 2014 तक आए हुए व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। देखिए सिंपल एक ही सेंटेंस में आपको सब कुछ आ जाएगा कि 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भारत में आ गए, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और देशीयकरण विधि द्वारा ये उनको नागरिक बनाने के लिए 11 वर्ष की शर्त की जगह सिर्फ 5 वर्ष की शर्त पूरी करनी होगी। तो इस तरह से ये प्रावधान कर दिया गया, लेकिन इसमें एक अपवाद रखा गया है कि भारत के कुछ क्षेत्र इसमें अपवाद स्वरूप रखे गए हैं कि जहाँ पर ये लागू नहीं होगा, तो उसको भी साथ में हम देख लेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखें कि इसमें अपवाद क्या है। इसी के साथ में इसका अपवाद देख लें। एक्सेप्शन क्या है, तो इसमें कहा गया कि जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची में आपको पता है 4 प्रदेशों के नाम लिखे गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, उनके प्रशासन की अलग से व्यवस्था की गई है, 6ठी अनुसूची में उसको रखा गया है।
तो छठी अनुसूची में वर्णित असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये प्रश्न आपसे बनेगा। तो अपवाद में दो चीज़ें हैं। पहला अपवाद है कि 6th अनुसूची में वर्णित असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, एक तो ये चीज ली गई। दूसरा कहा गया कि बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 में वर्णित इनर लाइन क्षेत्र वहां भी लागू नहीं होगा। कहाँ पे? दूसरी चीज कही गई कि बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 में ये विनियम लाया गया था अंग्रेजों के समय ही। बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 में वर्णित इनर लाइन इनको बोलते हैं इनर लाइन क्षेत्र, यानी कि CAA लागू नहीं होगा, यह लागू नहीं होगा। ये जो प्रावधान है, एक्ट है, ये दो जगहों पर लागू नहीं होगा। पहला 6 अनुसूची में वर्णित असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, और दूसरा कहा गया कि बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 में वर्णित जो इनर लाइन क्षेत्र हैं उसमें। तो इसमें कौन कौन से इनर लाइन क्षेत्र आते हैं, थोड़ा सा इसमें लिख लें कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश के आते हैं जनजातीय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, इनके भी क्षेत्र आते हैं के क्षेत्र, तथा मणिपुर में भी लागू किया जा रहा है इसको, मणिपुर में भी लागू किया जा रहा है, हो रहा है जल्दी ही। मणिपुर में भी जो है ये इनर लाइन परमिट का क्षेत्र होता है, ये इनर लाइन परमिट इसको बोलते हैं, इनर लाइन परमिट। क्या लागू हो रहा है? इनर लाइन परमिट, ILP। इनर लाइन परमिट क्या होता है कि इन क्षेत्रों में जैसे अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र हैं, नागालैंड के हैं, त्रिपुरा के हैं, मेघालय के हैं, और साथ ही साथ जल्दी ही मणिपुर में भी ये व्यवस्था लागू की जा रही है, ILP। तो ऐसे क्षेत्रों में जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं, और उसी समय बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 में कहा गया कि ऐसे क्षेत्रों में अगर कोई जा कर के रहना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, बसना चाहता है, तो उसको परमिट की आवश्यकता होगी। हालांकि हमारा संविधान का आर्टिकल 19 जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, उसमें एक स्वतंत्रता ये भी है कि हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ युक्त प्रतिबंध भी हैं। तो एक प्रतिबंध यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इन क्षेत्रों में जाते हैं जिनको इनर लाइन परमिट एरियाज कहते हैं, वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा। और ये किस नियम के आधार पर है? बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 से लागू है। इसी के आधार पर इन क्षेत्रों में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, और कुछ समय के लिए परमिट मिलता है, फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पर जो जनजातीय लोग रहते हैं उनकी संस्कृति, उन जो है बोली, भाषा, पहनावा, रहन सहन, शैली जो है, कल्चर जो है, वो ज़्यादा प्रभावित न हो।
तो इस वजह से ये सिस्टम किया गया था। तो कहा गया कि ये जो हमने बताया इस तरह से अवैध प्रवासी आकर के नागरिकता वाली जो पूरा संशोधन किया गया है वो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। और छठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्र ये भी जो है जनजातीय क्षेत्र ही हैं। तो इस प्रकार आप देखते हो कि असम, मेघालय यहाँ भी है, त्रिपुरा एवं मिजोरम और यहाँ भी सब क्षेत्र हैं। ये अगर मोटे मोटे तौर से देखें तो पूरा जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जिसमें 7 सिस्टर्स वाले प्रदेश हैं, वो सबका सब इसमें आ गया। तो आप कह सकते हो एक प्रकार से कि भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, असम वगैरह में। तो ये हो गया अपवाद स्वरूप। नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन 2019 में किया गया, उसमें तीसरी चीज़ हमने बताई कि OCI से संबंधित। तो OCI से संबंधित क्या संशोधन किया गया, ये बात हो गई आपकी दूसरी। और फिर आ जाते हैं तीसरी बात पे। OCI का कार्ड जो होता है, पीछे क्लास में पूरा इस पर हम डिटेल में कर चुके हैं। OCI कार्ड निरस्त करने में संशोधन, इसमें भी एक संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर कोई OCI कार्ड धारक भारत में आता है आजीवन वीज़ा पे, और वो अगर कोई ऐसा कानून तोड़ता है जो कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, यानी सरकार पहले से अधिसूचित करेगी कि इन कानूनों को तोड़ने पर, सभी कानून नहीं, जितने जो है सरकार अधिसूचित करेगी कि इन कानूनों के तोड़ने पर OCI कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, तो फिर उन कानून अगर कोई तोड़ता है उनमें से कोई, तो OCI कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें सरकार की मर्जी पर है कि किन कानूनों को वो लिस्टेड कर दे। वो एक कोई मामूली सा भी कानून उसमें लिस्ट में डाल सकती है कि अगर आपने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी या आपने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया, ऐसा कानून भी, ऐसा नियम भी वो जोड़ सकती है उसमें, उसकी मर्जी पर है। तो ये एक प्रावधान डाला गया और साथ में एक ये भी डाला गया कि इस अवस्था में किसी भी OCI कार्ड होल्डर का कार्ड निरस्त करने से पहले उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा बिना सुनवाई का मौका दिए ही उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाए, उसको एक मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात को रखे ट्रिब्यूनल में। तो ये संशोधन किया गया है। OCI कार्ड निरस्त करने में क्या संशोधन किया गया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कानून के उल्लंघन पर OCI कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। कार्ड निरस्त, एक तो बात ये कही गई, और दूसरी बात क्या कही गई कि कार्ड धारक को सुनवाई का मौका मिलेगा, सुनवाई का मौका मिलेगा, बिना मौका दिए नहीं निरस्त किया जाएगा, मिलेगा। तो ये किए OCI कार्ड से संबंधित भी संशोधन किया गया है। तो अगर मोटी मोटी बात करें कि CAA 2019 क्या है, तो सिर्फ एक लाइन में बहुत सरल सा उत्तर है। OCI कार्ड वाला तो वेरी इजी है, इसको आप बता ही देंगे। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 6 धर्मों के लोग अगर भाग करके भारत में आए हैं, एक डेट दी गई है, उससे पहले या उस डेट तक आ गए हैं। कौन कौन से धर्म के लोग? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। 6 धर्म के लोग अगर 3 देशों के भारत में आ गए हैं, किस डेट तक? 31 दिसंबर 2014 तक, तो उनको अवैध प्रवासी में नहीं गिना जाएगा। यानी कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और उसके खिलाफ यदि अवैध प्रवासी से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है थाने में या किसी कोर्ट में, तो उसको तुरंत रोक दिया जाएगा और उनको देशीयकरण से नागरिकता देने के संदर्भ में जो 11 वर्ष रहने वाली शर्त है उसको छोटा करके सिर्फ 5 वर्ष कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वो तुरंत नागरिक बन जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष तो उसके अभी 2019 में पूरे ही हो जाएंगे दिसंबर में, क्योंकि वो 31 दिसंबर 2014 को आया है, उससे पहले आया है, तो वो नागरिक सब बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अब इसमें बहुत से वाद विवाद हैं।
बहुत से इसमें जो है पक्ष में और विपक्ष में बहुत सी प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत से लोगों के इसमें काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुआ, सरकार के साथ बहुत सी जिराहबाजी भी हुई। तो हम देखेंगे कि इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं और विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, उन पर बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पर विवाद क्या है, क्या तर्क दे रहे हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा या इसके पक्ष में जो लोग तर्क दे रहे हैं उनके क्या तर्क हैं। दोनों को हम समझ लेंगे। और आपने भी बखूबी जो है बहुत से न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र, मैगजीन्स और वार्तालाप के द्वारा बहुत से फैक्ट आपके मन में आ चुके होंगे। तो उन सबको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग देखें और फिर एक नज़रिया डेवलप करें कि यदि इस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है। देखो, इस क्लास का उद्देश्य पूरी तरीके से एग्जाम पर फोकस है। तो यदि कोई प्रश्न आ जाता है कि आप विश्लेषण करके बताइए कि CAA 2019 के क्या आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या है। तो मैं यहाँ आपको कोई राय नहीं बताने आया हूँ, लेकिन अगर राय डेवलप करनी है तो फिर उसकी कमियाँ और बुराइयाँ दोनों देखनी पड़ेंगी, तभी तो राय डेवलप हो पाएगी। तो इसको देखें कि क्या है इसमें पक्ष और विपक्ष में तर्क, विरोध क्या है, आपत्तियाँ क्या हैं। आपत्तियाँ तो आप खुद से सोचिए, बहुत सी आपत्तियां जो लगाई जा रही हैं उनमें देखिए एक आपत्ति जो ये है कि अनुच्छेद 14 जिसमें जो है समानता, समता की बात की जाती है, विधि के समक्ष समता, तो ये समता के विरोध में है, समता के विरोध में है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के बाद में अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ये धर्म के साथ भेदभाव है, के साथ भेदभाव नहीं का विरोधी है, का विरोधी है। यानी कि अनुच्छेद 14 जो समता की बात करता है तो समता का विरोधी है ये। अनुच्छेद 15 जो धर्म के साथ भेदभाव नहीं करने की बात करता है उसका भी ये विरोधी है। कैसे? अनुच्छेद 14 कहता है कि सबको समान माना जाएगा, विधि के समक्ष समता की बात करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ 3 देशों के लोगों को ही वरीयता दी गई, अन्य देशों के लोगों को वरीयता नहीं दी गई। तो ये हर एक व्यक्ति को एक समान क्यों नहीं माना जा रहा है? क्या जो श्रीलंका से भाग करके व्यक्ति आया है भारत में, उसको क्यों नहीं नागरिकता इस आधार पर दी जा सकती? ये तो भेदभाव किया जा रहा है, ये समता कहाँ हुई? अगर आप कोई विधि बना रहे हैं तो उस विधि में सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो एक आपत्ति ये है। दूसरी आपत्ति है धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। आर्टिकल 15 कहता है कि धार्मिक आधार पर और भी ग्राउंड्स हैं, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, इन आधारों पर जो है भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि जो 6 धर्म सेलेक्ट किए गए उसमें इस्लाम धर्म क्यों नहीं है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत से मुस्लिम भी भाग करके भारत में आए हैं, तो उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? तो एक आपत्ति ये है। तो जब धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यह जो है धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है। धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है। अगर भारत को हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कह रहे हैं और यहाँ पर तो धर्म के आधार पर विधि बनाई जा रही है कि हम सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध इन धर्मों को ही वरीयता दे रहे हैं, इस्लाम धर्म को वरीयता क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ये आपत्ति लगाई जाती है कि ये धर्म निरपेक्षता के स्वरूप को बिगाड़ रहा है। एक ये कहता है कि असम समझौता जो 1985 में किया गया का ये उल्लंघन है। देखिए, असम समझौता 1985 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अवैध प्रवासी घुस आए हैं उनको जो है डिपोर्ट किया जाएगा बाहर, असम कार्ड उसको बोलते हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा, उनके देश में उनको भेजा जाएगा। तो आप तो यहाँ पर उनको नागरिकता देने पे तुले हुए हो,
तो ये असम समझौता 1985 जिसको असम अकॉर्ड कहा जाता है उसका भी उल्लंघन है। इस तरह से कहा जाता है कि अभी तक जो नागरिकता देने के प्रावधान हैं वो कठोर किए जा रहे थे। आपने पीछे के सभी संशोधनों में बढ़ा, धीरे धीरे कठोरता बढ़ाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एकदम से नियम लचीले कर दिए गए। तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या किया गया है कि नागरिकता पाने के नियम कमज़ोर किए जा रहे हैं, कमज़ोर किए जा रहे हैं। और सरकार ने अपने पक्ष में एक बात कही कि इसमें हम धार्मिक उत्पीड़न से जो लोग आ गए हैं उनके लिए ये प्रावधान कर रहे हैं। तो इसमें आरोप ये भी लगाया जाता है कि इसमें धार्मिक उत्पीड़न वाली बात इस एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखी नहीं गई है। तो ये भी आरोप लगता है कि धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग किया नहीं गया है। धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग नहीं है। तो यह आधार कैसे है? यह आधार क्यों है? यानी इसको आधार आप कैसे बता सकते हो कि इस आधार पे, क्योंकि सरकार ने यह पक्ष रखा कि इन देशों से, चूंकि ये तीनों देश जो है वो मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं, संविधान के अनुसार ही इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो अन्य धर्म हैं गैर इस्लामिक, माना जा सकता है कि वो भाग के आ रहे हैं, उनके ऊपर धार्मिक उत्पीड़न किया गया है। तो इसमें जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि इस एक्ट में कहीं भी लिखा ही नहीं है कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से जो लोग भाग के आए हैं उनको हम ये देने जा रहे हैं सुविधा। तो फिर आप इस आधार को कैसे कह सकते हैं? सरकार के पक्ष को काटते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं। और OCI कार्ड निरस्त करने वाली बात है, उसमें भी विरोध किया जाता है कि इस तरह तो सरकार बहुत हल्के फुल्के कानून को तोड़ने में भी OCI कार्ड निरस्त कर देगी। तो वो भी एक आक्षेप लगता है, हालांकि वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दे जो ऊपर के 3 ये मुद्दे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 जो समता की बात करता है, तो एक हिसाब से अगर पक्ष में देखें, अगर इस एक्ट के पक्ष में देखें तो एक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 14 समता की बात करता है और इसके साथ साथ राज्य को यह भी अधिकार होता है कि वो समान समूहों के साथ में युक्त विभेद कर सकती है। जैसा कि आप बहुत से स्थानों पर आप देखते हो कि राज्य विभेद करता भी है, एक समान समूहों के साथ में एक समान व्यवहार करता है। आपको बहुत से मुद्दे आगे मौलिक अधिकार वगैरह में पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पर आप देखोगे कि नागरिकों के बीच में विभेद भी किया जाता है। आरक्षण के मुद्दे आप देखते हो, शुल्क के मुद्दे आप देखते हो, महिलाओं पुरुषों के बीच में विभेद आप देखोगे, धर्म के आधार पर भी देखोगे, जाति के आधार पर भी देखोगे। तो वो सब क्यों किए जाते हैं? क्योंकि एक समान समूहों के साथ में एक समान व्यवहार की बात की जाती है। तो इस आधार पर यहाँ पर तर्क दिया गया कि जो 3 देश सिलेक्ट किए गए हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तीनों देश इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर जो अन्य धर्म, जो 6 धर्म बताए गए हैं, वो अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। तो ऐसी संभावना बनती है कि वहाँ पर ये धार्मिक रूप से प्रताड़ित रहे हों। तो फिर वो भाग करके अगर इंडिया आते हैं तो भारत का एक नैतिक कर्तव्य भी है और एक हमारे पास ऐसा प्रावधान भी आता है कि हम विभेद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक समान पीड़ित एक ही कंडीशन में लोग हैं। तो उनको यहाँ पर शरण देने के लिए, नागरिकता देने के लिए हम ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हम इस्लाम धर्म को इसमें नहीं ले रहे हैं, तो उसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि चूँकि ये लोग उन देशों से आए हैं जहाँ पर इस्लाम धर्म बहुतायत में है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, वहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम धर्म है और उनका राष्ट्र धर्म भी वही है, यानी संविधान भी उसी धर्म को वरीयता देता है। तो वहाँ पर यह संभव ही नहीं है कि वहाँ पर इस्लाम धर्म से प्रताड़ित हो जाए कोई व्यक्ति। वहाँ इस्लाम धर्म का व्यक्ति प्रताड़ित होकर के नहीं भागेगा, वहाँ अन्य जो अल्पसंख्यक धर्म है वही भाग करके आएंगे। तो इसलिए इस्लाम धर्म को इसमें नहीं रखा गया है। तो इसमें कहा जाता है कि विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि फिर ये धार्मिक
जो धर्मनिरपेक्षता की बात है उसके खिलाफ हो गया कि आपने एक धर्म को मान्यता नहीं दी। हो सकता है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से किसी मुस्लिम को भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित करके भगा दिया गया हो, वो भी तो आ सकता है भारत में। तो अगर उसको आप नागरिकता नहीं दे रहे हो, छूट नहीं दे रहे हो, तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, आप धर्म के साथ भेदभाव कर रहे हो। तो यहाँ पर तर्क ये है कि जो भेदभाव ना करने की बात की गई है आर्टिकल 15 में, वो नागरिकों के साथ की गई है। यानी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आर्टिकल 15 के प्रावधान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। भारत में जो भी नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख, ईसाई या किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो नागरिकों के साथ में समान अधिकार, समान कर्तव्य होते हैं। विदेशी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो हमारे लिए विदेशी हैं, उसको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा आर्टिकल 15 के तहत। जैसे कि एक हमारे देश का मुस्लिम हो और एक अरब का मुस्लिम यहाँ पर आ जाए, तो हमारे देश का जो मुसलमान है वो हमारा नागरिक है, इसीलिए उसके अधिकार अलग हैं। लेकिन जो अरब देश से मुसलमान आया है उसके वो अधिकार नहीं होंगे। हम उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं, हम उसको सहूलियत दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर किसी विदेशी मुसलमान के साथ में भेदभाव किया जाता है तो वो संविधान का उल्लंघन नहीं है। तो यहाँ पर हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, ना कि अपने देश के मुसलमानों के साथ। तो यह भेदभाव की श्रेणी में आर्टिकल 15 के तहत नहीं आएगा। यानी अगर विधिक रूप से बात करें तो आर्टिकल 15 के तहत यह विभेद उचित है, यानी हो सकता है, सरकार कर सकती है। पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान के बीच में भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 ऐसा नहीं कहता है कि पूरे विश्व के लोगों के साथ समानता करो, सिर्फ नागरिक के साथ बात करता है। तो प्रश्न अब ये उठता है, तो फिर अन्य धर्मों को क्यों आप ले रहे हो? हिंदू धर्म, ईसाई और सिख और ये सब क्यों ले रहे हो? फिर इस्लाम के साथ में ही क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? श्रीलंका से भी तो तमिल भाग करके आए हैं, या अन्य देशों से भी तो तमाम हिंदू भाग करके आए हैं, बर्मा से या अन्य देशों से, बर्मा से रोहिंग्या आए हैं। तो इस तरह से फिर अन्य लोगों के साथ में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर तर्क यह है कि सभी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं किया जा सकता है। जब जब समय पड़ा है तो तमिल वाले मामले में भी कानून बनाए गए हैं, और जब आगे समय आएगा तो अन्य लोगों के लिए भी कानून बनाए जाएंगे। फिलहाल हमने इतना जो है टारगेट सेट किया है। और ऐतिहासिक रूप से भी इसको तर्क दिया जाता है कि पहले से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौते रहे हैं, जैसे नेहरू लियाकत समझौता, जैसे इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में समझौता, कि हम एक दूसरे के देशों में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी रक्षा करेंगे। तो इसको आधार बना करके भी सरकार अपना पक्ष रखती है कि हमने जो है जब हमें लगा कि अल्पसंख्यक दूसरे देशों में हिंदू या अन्य धर्म के इस्लामिक कंट्रीज़ में खतरे में हैं, तो हमने ये कदम उठाया है। रही बात कि असम समझौते का 1985 का उल्लंघन, तो असम अकॉर्ड में कहा गया था कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनके देश में भेजा जाएगा। तो उसको नहीं किया गया और यहाँ पर उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर ये है कि अभी पीछे के प्रावधान में आपने देखा कि असम तो अपवाद में शामिल है। असम समझौते का उल्लंघन ये नहीं है, क्योंकि असम में ये लागू ही नहीं होगा। असम और उधर के अन्य जो क्षेत्र हैं, जो इनर लाइन एरियाज़ हैं और 6th शेड्यूल में वर्णित जो एरियाज़ हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। नागरिकता पाने के नियम कमज़ोर किए जा रहे हैं, तो सरकार का पक्ष ये है, देखो कमज़ोर तो किए ही जा रहे हैं, आसानी से 5 वर्ष में ही नागरिकता देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कमज़ोर जो नियम किए जाते हैं वो समयानुसार जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, नियम कभी कभी कमज़ोर भी किए जा सकते हैं, कभी कभी कठोर भी किए जा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आवश्यकता कैसी है। धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसको आधार क्यों बना रही है सरकार? तो देखिए, ये तो बात सही है कि एक्ट में नहीं कहा गया है कि इन देशों से जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भाग के आए हों, ऐसा नहीं कहा गया है, सिर्फ आए हैं। किस कारण से आए हैं, कारण नहीं बताया गया है। तो सरकार कह रही है तो इसका उसके पास कुछ कारण भी होगा। तो सरकार का तर्क ये है
कि जब इस एक्ट को बिल के रूप में रखा गया था सदन में, तो इसके कुछ उद्देश्य और रीजंस भी उसके साथ दिए जाते हैं लिखित रूप में, जो भले ही एक्ट में ना लिखे हों लेकिन वो भी होते हैं साथ में। तो उसमें जो है धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके पहले 2 अधिसूचनाएं भी जारी की गई थीं। एक्ट को रखने से पहले 2015 और 16 में अधिसूचनाएं भी जारी की गई थीं, जिसमें पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम यानी फॉरेनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, जो भारत में प्रवेश से संबंधित पासपोर्ट एक्ट 2 हैं। एक पासपोर्ट एक्ट वो है जिसमें पासपोर्ट कैसे बनेगा वो सब दिया गया है, और एक पासपोर्ट भारत में प्रवेश से संबंधी एक्ट वो है जिसमें कि पासपोर्ट लेकर के भारत में कौन कौन आएगा, प्रवेश कर सकता है, उससे संबंधित नियम है। तो उन दोनों में यानी फॉरेनर एक्ट, विदेशी एक्ट और पासपोर्ट भारत में प्रवेश से संबंधी जो एक्ट है, उनमें भी संशोधन करके कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाद में इसको अफ़गानिस्तान भी उसमें शामिल किया गया कि यहाँ से अगर जो धर्म मैंने बताया, इन धर्मों से लोग जो है धार्मिक उत्पीड़न पर आते हैं यहाँ पर, तो उनको जो है अवैध प्रवासी होने की दशाओं में कुछ छूटें प्रदान की जाए। तो पहले ऐसा जो है संशोधन इनमें किया गया था। तो इस तरह से आप देखते हो कि जो विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं वो भी बहुत लॉजिकल हैं। इतनी आसानी से आप इनको नहीं काट सकते हो क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मुद्दे हैं, और जो पक्ष में तर्क देने वाले लोगों के तर्क हैं वो भी अपनी जगह उचित हैं। तो रास्ता क्या है? अगर दोनों लोग सही हैं तो फिर इतना विवाद क्यों है? तो विवाद यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सुझाव जो है, जो नज़रिया जो विश्लेषण करके निकलता है कि सरकार और जो जनता है उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। सरकार ने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नहीं जनता को समझाया है, ज़रूर उसमें कमी रही है। आगे कोई भी ऐसा अगर एक्ट आता है, कोई भी ऐसा प्रावधान या संशोधन किया जाता है, तो निश्चित रूप से किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, आने वाली सरकारों में जनता के साथ में एक सरल भाषा में और एक क्लियर स्पष्ट भाषा में वार्तालाप जरूरी है, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके, लोग भ्रमित न हो। क्योंकि जितना ज़्यादा विरोध इसका हो रहा है उतना ज़्यादा गंभीर इसमें मामले नहीं हैं। बातों को कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी पेश किया जाता है, और इसमें कमी जो है वो इस प्रावधान के जो नियम कानून हैं उनको स्पष्ट तरीके से अगर जनता तक पहुंचाया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो ज़रूरी है कि कोई भी संशोधन या एक्ट आए तो वो जनता तक सही और क्लियर तरीके से, बहुत से माध्यम हैं संचार के, पहुंचाया जाना चाहिए, तभी उस पर विरोध नहीं होंगे। और यदि विरोध होंगे तो वो तार्किक और लॉजिकल होंगे। तो आने वाले समय में ऐसा ध्यान दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से राज्य भी इसमें जो है विरोध कर रहे हैं, यानी कि इसमें राज्यों का भी विरोध है। राज्यों का विरोध, राज्य भी विरोध कर रहे हैं कि हम अपने वहाँ इसको नहीं लागू होने देंगे। तो यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता है कि इसको लागू ना होने दे, क्योंकि नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को है और नागरिकता संघ सूची का विषय है। तो अगर एक्ट बनाया है तो पूरे देश में लागू होगा। तो सिर्फ राजनीतिक रूप से बयान दे सकते हैं, लेकिन लागू तो करना ही पड़ेगा। फिर भी संशोधन अगर किया गया है तो आने वाले समय में ऐसा किया जा सकता है कि कम से कम राज्यों से पूछा जाए, उनकी राय भी ली जाए, ताकि इस प्रकार के कोई विवाद ना हो। तो ये भी एक जो है कार्य किया जा सकता है कि ऐसे मामलों में, संवेदनशील मामलों में राज्यों की भी, कम से कम आधे राज्यों की राय तो जाननी ही चाहिए। ये राय आप दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपकी राय पूछी जा रही। बाकी इसके विश्लेषण से आप अपनी खुद की राय भी एक बनाने की कोशिश करिएगा, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा पक्ष में हो, ना तो बहुत ज़्यादा विपक्ष में हो। और क्या किया जा सकता है कि इसमें जो है कोई भी एक्ट इस तरह का अगर आता है संसद में, तो उस पर बहुत व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए, ताकि आगे चल कर के जनता में विवाद ना पैदा हो। क्योंकि बार बार अगर सरकार के बनाए गए विधियों पर जनता इस तरह से प्रतिक्रिया करेगी तो फिर इससे विकास बाधित होता है और एक प्रकार से लोकतंत्र के खिलाफ असंतोष भी फैलता है, लोकतंत्र में विश्वास भी कम पड़ता है लोगों का। तो पहले ही विचार विमर्श किया जाना चाहिए। समितियां बनाई जा सकती हैं, जैसे जीएसटी वगैरह के लिए बनाई जाती रही, तो
समितियां बनाई जा सकती हैं, इस पे व्यापक विचार किया जा सकता है। उसके बाद में लोगों का विश्वास जीत करके सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि इसके पक्ष और विपक्ष में अगर आपको लिखने को आता है, मूल्यांकन करने को, तो आप कुछ पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसको आप जो है कुछ बिंदुओं में नोट कर लीजिएगा, मेन बातें। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।